बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में न्यूज़ कैफ़े में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली का नारा उस वक्त बहुत मकबूल हुआ जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से इक़्तिदार संभाला, और वो जो पुराना दहाइयों और सालों से चलता हुआ एक निज़ाम था उसको बदला। यही एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। मगर क्या इस बदलाव के तहत, इस तब्दीली के तहत अवाम को भी कोई फ़ायदा पहुँचा, और क्या अवाम को आइंदा मुस्तक़बिल में कोई फ़ायदा पहुँचेगा, और या अवाम को कब तक घबराना है? महंगाई, क्योंकि महंगाई के बारे में बात हो रही है, बजट के हवाले से बात हो रही है। आजकल बजट पेश किया जाएगा और अवाम को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब बजट आएगा तो इसमें कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पिछले सारे तजुर्बात हैं। जो हमेशा से जो बजट्स आते रहे उसमें कोई ना कोई चीज़ महंगी होती ही रही है। आज कुछ ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, जिसमें आप पेट्रोल से लेके डॉलर तक इसकी कीमत देख लीजिए, बिजली से लेके गैस तक, और उसके अलावा अशिया खुर्दनोश से लेके मोबाइल की कंपनीज़ के टैक्सेस तक, हर जगह हम मैक्सिमम प्राइस पे कर रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी तारीख़ में हम कर रहे थे। तो अभी इस बजट से क्या होने वाला है, इस हवाले से बात करेंगे हम, और ये महंगाई के तूफ़ान से कैसे निपटा जा सकता है इसके बारे में बात होगी। और ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब ऐसी वो कौन सी ताकतें हैं कि जो इस जानिब पाकिस्तान को लेके आ रही हैं? क्या वो जो इक़्तिदार में पार्टीज़ हैं वो हैं, या जो इक़्तिदार में नहीं है, बाहर बैठे हुए लोग, वो ऐसा मजबूर कर रहे हैं कि इनसे ऐसा करवाया जाए? डिफरेंट किस्म के जो थॉट्स हैं वो हम सुनते हैं, और हमारे अपने भी जहन में बहुत सारी थॉट्स आती हैं। तो आज हम ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है, आप लोग क्या कहते हैं, वो आप हमें फ़ोन करके बताइएगा। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर जो है इसे स्क्रीन पर चलता रहेगा, 0213512345 ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं आप। और मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक जाडी साहब, जो कि एक तजियाकार है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़ारूक साहब? बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, ये सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, और तजियाकार हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और सबको मेरा सलाम फ़हीम भाई। क्या बात है जनाब, जिंदाबाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम है, सब बेहतरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ़ारूक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अवाम एक मुख्तलिफ तब्दीली का इंतज़ार कर रही थी? उनके नज़र में तब्दीली वो थी कि जिसमें खुशहाली होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, नौकरियां होंगी, उनके रहने का घर होगा, उन्हें परेशानी नहीं होगी, अदालतों में उनकी सुनवाई होगी। तो ये बेसिकली जो एक इमेज था, एक जो जहन में जो तब्दीली इन्होंने बनाई हुई थी और जो बताई गई थी वो ऐसी ही थी। और जब इक़्तिदार में मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इनका आना बज़ात खुद एक बहुत बड़ी तब्दीली रहा, मगर कुछ उस तरह अवाम जो है वो खुश नहीं रहे। हालांकि खान साहब ने, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये बात शुरू में कही और बड़े ज़ोर से कही कि आपने घबराना नहीं है, आपको मुश्किल वक्त आएगा, आपको तकलीफ़ होगी। तो वो मतलब क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा आप गाइड कीजिए। देखें, आप इनके हुकूमत में आने से पहले की सिचुएशन देखें। 94 बिलियन डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा होता। जब मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गए तो उस वक्त 37 बिलियन पहले था, उन्होंने कर्जा उतार के 30 बिलियन तक लेके आए। ठीक है, अच्छा, मुशर्रफ दौर में कर्जा उतरा था, वो वाहिद दौर था। फिर इसके बाद इन दो हुकूमतों ने मिल के, नवाज शरीफ की और क्या कहते हैं जरदारी की गवर्नमेंट ने जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क की इकॉनमी का। आप देखें कि आज हमें 3000 बिलियन तो सिर्फ सूद की शक्ल में देने पड़ रहे हैं, एक किस्त सूद की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में। तो अभी तो ये गवर्नमेंट को 9 महीने में इनको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। और आप दूसरी तरफ देखें, इनके पास नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो पूरी है नहीं। उन्होंने ज़ाहिर बात है लोगों के साथ अलायंस करके बनाई है, उनकी भी अपनी
जो डिमांड्स वगैरह हैं उनको वहाँ पे भी चले। बात तो तब बनती कि 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान को मिलती तो आप उसे एक्सपेक्ट करते। जहाँ तक अब महंगाई की बात है, महंगाई यकीनन होगी। आपने डॉलर को जो है आर्टिफिशियली रोका हुआ था। जब डॉलर को आपने आर्टिफिशियली 120 पे और 115 पे रोका हुआ था, वो एक मसनूई तौर पे था, आपने ओपन उसको नहीं किया था। आज जब अगर ये भी चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे चल रही है, कॉस्मेटिक शॉर्ट टर्म्स पे नहीं चल रही। ठीक है, हम यहाँ पे एक पॉज देते हैं, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर ज़रा भुट्टो साहब से यही पॉइंट रखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है ना गवर्नमेंट चल रही है, फिर आप पे हम आते हैं। ठीक है, लो जी, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और आने वाले बजट के हवाले से। और वक्फे से पहले फारूक डाडी साहब से बात हो रही थी, इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की जो ये गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम कर रही है, ना कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी के साथ। भुट्टो साहब, आप क्या कहते हैं, क्या ये वाकई ऐसा है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम हो रहा है? भाई, मैं फारूक भाई की बात बड़े गौर से सुन रहा था, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। अच्छा, आज की जो 11 जून की बजट है वो बड़ी हैंडसम, वज़ीर-ए-आज़म की हैंडसम बजट है। जो बजट ऐसी होगी कि जैसे हमने कोई एक नहीं तस्वीर माजी में देखते थे जो किसी मसौर ने बनाई हुई हो और जिसमें आर्टिस्टिक वो कहे कि जिसमें कैनवास में बहुत कुछ है, वो कहेगा जिसमें घास भी है, घोड़ा भी है, सब कुछ है। तो फिर हम जो आवाम ढूंढते रहेंगे उस कैनवास के अंदर जिसमें घास कहाँ है, तो फिर वो बताएगा जी घास तो घोड़ा खा गया। तो जब वो कहेंगे जी घोड़ा कहाँ है, कि घोड़ा घास खाएगा तो घूमने तो जाएगा। आज का बजट ऐसा होगा कि हम घास भी ढूंढते रहेंगे और घोड़ा भी ढूंढते रहेंगे कि है कहाँ। मगर ज़ाहिरी बात है जो मौजूदा वज़ीर बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत और पाकिस्तान को पहला किस्म का है जो फर्स्ट हमें हैंडसम वज़ीर से मिला है, तो बजट भी पहली उनकी है, बड़ी हैंडसम होगी। और जिस तरह मुझे कोई यूथिया समझे, पीपीआ समझे या लीगला समझे, जो भी समझे, मगर मैं सीधी सी बात ये करूँगा कि जिस तरह नए पाकिस्तान के जो नए वज़ीर आए थे या जो भी उन्होंने कैबिनेट बनाई, वो तो सब तितर बितर हो गए, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। वो जो नए पाकिस्तान के उम्मीदें थी, तो जो नए पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उसमें शब्बर ज़ैदी, हफीज़ शेख और ये नए पाकिस्तान के लोग तो नहीं है। ये कभी पीपी में रहे, कभी मशरफ के दौर में रहे, कभी कहाँ रहे। और जिस तरह इनके जो माजी की बजटें हैं, तो यकीनन वो हफीज़ शेख तो ऐसा खिलाड़ी है, IMF का डायरेक्टर भी रहा है, वहाँ पर वो बहुत सारे ओहदों पर भी रहा है। अभी भी जिस तरह उसने आके हमारे हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म के साथ आके जिस तरह मेल बलात की थी, उसके थ्रू तो नहीं है, वो तो थ्रू IMF का आया। IMF का जो टीका लगाया गया है पाकिस्तान की दोबारा मैशत को, जैसे फारूक भाई ने कहा कि जी फ़लाने पैसे कम कराए। अब तो ऊपर से जब ये जाएंगे, जब हम पे और कर्जा पाकिस्तान का बढ़ेगा, तो फिर आने वाली हुकूमत वो चीखें मारेगी जी इससे PTI की हुकूमत है जो हमारी बर्बादी की पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीस पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ को जो मौका मिला है टीका लगा के, किसी ने भी अवाम के लिए नहीं सोचा। तो अवाम दोस्त कोई भी बजट अभी तक नहीं आ रही। तो इस तरह से चाहे वो डिक्टेटर की हुकूमत हो, सब ने हमें टीका लगाया है अवाम को। ओके, आपकी राय के मुताबिक ये भी ठीक लोग नहीं हैं, ठीक है, मुल्क के लिए। तो फिर कौन? मुझे ये बताइए, क्या वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होनी चाहिए? ज़रा मुझे थोड़ा सा ये भी, अवाम को भी कंफ्यूज हमें नहीं करना चाहिए। अगर अवाम ने अपनी तरफ से इस वक्त की बेस्ट जो ऑप्शन थी उसको चूज़ किया। मैंने फ़हीम भाई जैसे कहा कि उन लोगों ने भी लूटा है पाकिस्तान को, ये भी कोई बेहतर करने नहीं जा रहे। अब तक जो पाकिस्तान बनने के बाद जो जिस तरह की भी हमें जो भी आया है, जिसने भी किसी ने भी आके पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कोई नई उम्मीदें हमें होनी चाहिए। जिस तरह हमने PTI से बड़ी उम्मीदें की नए पाकिस्तान की, कोई उम्मीद हमें 9 महीने में नज़र नहीं आई। तो आज के बजट से किस तरह हम उम्मीद लगा के बैठेंगे? जैसे हम सोचेंगे नहीं 2 साल के बाद, वही मैंने एक मुख्तसर में बात को, लंबी कहानी को मैंने एक तस्वीर के अंदर समेट दिया कि जी इस तरह की हमें कहानियाँ तो सुनाई जा रही है मगर रियलिटी नहीं है। आज की जो बजट होगी उससे महंगाई का तूफान भी उठेगा और कल की जो जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन आई है तो उससे भी खुद बजट से तवज्जो
काफ़ी सारा हटाया गया है, पूरी मीडिया एक दूसरी तरफ चली गई, हम एक पॉलिटिकल इशू पे खड़े हो गए। तो बजट से मैं नहीं समझता आज का बजट भी पूरा शोर शराबे के हवाले हो जाएगा, पूरा अपोजिशन का हंगामा होगा और उस हंगामे बाद में कहेंगे जी अपोजिशन ने हमें उस तरह से बजट पेश करने नहीं दी, इस तरह का शोर शराबा होगा। और मैं नहीं समझता कि तीनों जो माजी की डिक्टेटर की हुकूमत हो, चाहे वो क्यू लीग की हुकूमत हो, फंक्शन लीग की हुकूमत हो, MQM की हुकूमत हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के अंदर आई है, चाहे वो जुनेजो लीग से लेके पीस पार्टी तक, किसी ने भी पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी नहीं की। हमें बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान के यूथ को ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, जैसे PTI में यूथ ने अपना किरदार अदा किया, वैसे ही यूथ हमें पाकिस्तान में कोई बेहतर पॉजिटिव हुकूमत आगे आके दे सकती है। ठीक है, क्या कहते हैं आप इनकी बात पे? ये बात देखिए, बात ये है कि मैं इस हुकूमत से बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ना तो इनका कोई तर्जुमान हूँ, ना मैं इनका कोई मकसद हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस मुल्क को देख रहा हूँ। इस मुल्क का पहले जितना बेड़ा गर्क हुआ, ठीक है ना, इस यकीनन अयूब खान के दौर में इस मुल्क ने तरक्की की और उसी 10 साल दौर के अंदर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब के दौर में भी एक बड़ी अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वगैरह जो यहाँ से गए, आज उसी के ऊपर आपका मुल्क चल रहा है। वो भी बहुत अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनको एक असैसिनेट किया गया और जो लोग उसमें शामिल थे और जो उसको शामिल, आज वो उन्हीं का इक़्तिदार छीन के बैठे और हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है ना। बात सारी ये है कि आप ये देखें कि जब इसहाक डार वो क्यों भागे हुए यहाँ से, इसलिए कि $32 बिलियन के जो उन्होंने कर्जे लिए, जो स्टेट सॉवरेन गारंटी दी गई है, उसका कोई हिसाब है कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, किस मद में लिया गया था। तो ये देखिए कि मुल्क के साथ जो बेड़ा गर्क किया, आज आप पूरे UAE में देखें इसहाक डार के प्लाजास बिलियंस ऑफ दिरहम्स की प्रॉपर्टी रखी हुई है। तो ये क्या है, ये पैसा कहाँ से गया? तो ये मुश्किल वक्त आज इमरान खान के साथ है। जिन्होंने कहा इमरान खान एक खूबसूरत आदमी, वो सीरत का भी खूबसूरत है, वो किरदार का भी है और वो एक ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी है। हाँ, ठीक है, उनके ऊपर करप्शन तो आप देखिए, दूसरे लोगों की तरह करप्शन आप जो उनको साबित नहीं कर सकते, ना उसके किसी लोगों के ऊपर अभी तक कोई करप्शन। और यही वजह है कि KP की गवर्नमेंट ने उन्हें 2/3 मेजॉरिटी इसी वजह से दी। पहली गवर्नमेंट है जिसको सेकंड टाइम KP की की वजह है कि डिलीवर किया। लेकिन बात यह है कि देखिए, हमें इस वक्त मसला क्या है। आप देखें कि जब पुलवामा अटैक के थ्रू हम पे वो किया गया, उन्होंने देखा कि फौजी तौर पर हम इन्हें नहीं जेर कर सकते, तो इन्होंने अब हमें अंदर से तोड़ना शुरू किया। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, CPEC, ये 2 मेन चीज़ें जिसको इन्होंने रोल बैक करने के लिए ये पूरा किया जा रहा है और अंदर बेतहाशा पैसा खर्च किया जा रहा है। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, मैं ज़रा जल्दी से इन्हें शामिल कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। अब एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आ रहे हैं और फिर जो है ना आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती महंगाई और आने वाले बजट के हवाले से। मेरे साथ मेहमान में मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, जो कि हमारे आज के पहले मेहमान हैं, तजियाकार हैं। दूसरे मेहमान मेरे हमीद भुट्टो साहब हैं, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ बेहतरीन अंदाज में तजिया भी पेश करते हैं। और मेरे तीसरे मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, ये हैं जनाब शमीम अहमद फ़िरपो साहब, जो कि साबिक़ सदर हैं कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है सर। 2 दफ़ा हमारी बात हुई, बीच में ब्रेक आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा ज़रा आपकी बात मुकम्मल हो जाए और ब्रेक ना आए। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, यकीनन बजट जो है वो इतना खुशाइन इस वजह से नहीं होगा कि एक हकीकत की बुनियाद पे बजट बनाया जाएगा। और जबकि FBR, क्योंकि FBR पाकिस्तान का वो इदारा है जिस पे हमारे मुल्क का बजट 60% डिपेंड करता है। FBR 60% बजट नेशनल बजट में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इस इदारे में पहले भी बहुत सारी लीकेजेस थी
और कुछ अभी कंट्रोल में की गई है। एफबीआर, अब टैक्स की बात करें ना सर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनको देखिए, पिछले बार जो उनको अदब दिया गया था, जो तकरीबन 4400 बिलियंस का था, जिसमें अभी भी 450 बिलियन की शॉर्टफॉल है, ठीक है ना। 450 बिलियन बहुत होते हैं। अब जो नेक्स्ट आज के बजट में जो ये लोग मख्तस करने जा रहे हैं, जो एफबीआर का टारगेट, दैट इज़ 5550 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टू रिकवर। तो इसमें यकीनन एक नया टैक्स नेट में भी लोगों को लाया जाएगा। और जिस तरह के हमारे आपने देखा कि इंसान 2-2 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहा है और वो फाइलर भी नहीं, ठीक है। कि मकसद आप 10-10 करोड़ के घर ले रहे हैं, आप फाइलर नहीं हैं, तो ये तो ज़्यादती है कि आप टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज भी ले में रह रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे। सर इंतहाई माजरत के साथ, अब मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अमीर तबका है, जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो करोड़ों के मालिक हैं, अपनी सिर्फ तायुशात के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए। और वो एक तबका है जिससे हर हाल में टैक्स लेना चाहिए। मगर एक गरीब आदमी जो दिन में 2 वक्त का खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, जो बच्चों की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, जो बिजली का बिल और गैस का बिल अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए बच्चों को मोटरसाइकिल पे जो है ना वो स्कूल छोड़ के आने के लिए पेट्रोल उसके पास पैसे नहीं है, उससे हम क्या टैक्स निकलवाएंगे? और वो हर जगह पे टैक्स दे रहा है। सर हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स वही गरीब आदमी दे रहा है। साबुन खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है, घी खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, रोज़मर्रा की चाय खरीद रहा है, दूध खरीद रहा है, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है उस पर वो पूरा टैक्स दे रहा है। जहाँ तक कि हमारी अशराफिया का ताल्लुक है, अमीर लोगों का ताल्लुक है, वो टैक्स देने के बाद भी उसको रिफंड कर लेते हैं। आपने देखा है वो चीज़ें, वो टैक्स भी देते हैं और रिफंड भी अपने खर्चे बता के काफ़ी हद तक ले लेते हैं। और आप देखें कि एफबीआर के अंदर दुकानें खुली हुई है। ये जितने इनकम टैक्स कमिश्नर या ये लोग हैं, आप अगर बिल्कुल सही आपका रिफंड 100% करेक्ट है, फिर भी 30% आपने उनको देने हैं, ठीक है ना। किक बैक 30% अंडर टेबल देना है। अगर कोई चीज़ निकलती है 40%, 50%, तो ये तो आलम है। ये जाहिर बात है, फिर लोग क्या वो करेंगे इसको। तो अभी क्या किया जाए? अभी इस पे इन्होंने कोई काम किया है इस दफ़ा? मेरे ख्याल में शबर जैदी साहब से बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। और वो एक प्रैक्टिकल इंसान है और मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी ज़रूर लाएंगे। इसमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है और इसको सहल बनाया जाए जितना भी है, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो लगाम देनी एफबीआर को देनी। और ठीक है, क्योंकि एफबीआर सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है, यही मुल्क की सारी मसलात। मैंने आपसे कहा कि 60% हमारा नेशनल बजट में ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, एफबीआर। तो इसी इदारे में जब पहले तो तकरीबन 50-50, 60-60% लीकेज ऑफ रेवेन्यू एफबीआर में होता था, अब कुछ कंट्रोल किया है। और देखिए खान साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ 9 महीने इनको हुए हैं। अब 9 महीनों में आप उन 15-15 साल 3-3 मरतबा जो हुकूमत में आए उनसे मुआवजा करो कि क्या कर, कहाँ जाएगा? 9 महीने में बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। नहीं, वो बात सही है। आप ये देखिए, इंडिया में पेट्रोल इस वक्त इंडियन रुपीज़ में 94-95 रुपीज़ का है, जो तकरीबन 200 रुपये पाकिस्तान के साथ याद से नहीं है, हमेशा से वहाँ पर। हमारे यहाँ जो सब्सिडीज़ जो दी गई थी, वो सारी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने इसलिए विड्रॉ की कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं। आपके ट्रेड डेफिसिट में कितना फ़र्क आ गया? 32%। 32% नहीं, 32 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट आ गया है। आपने सारी इंडस्ट्री आपकी दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। और आप देखें कि 26 से 27 लाख हर साल बंदा नई नौकरियों के लिए मैदान में आता है, उनके लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं है। तो जब तक वही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग, के देखें ये तो वो सारी वो चीज़ें थी जिनकी एक आस लगा के अवाम ने इस तब्दीली को कबूल किया। तो ये इसमें कोशिश यही कर रहे हैं। हाँ। कि नई इंडस्ट्री, जो लोग पहले ये करते थे, जो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती थी, हाँ। अब पता ये चला कि जो फिनिश गुड है वो सस्ते में आ रहा है और रॉ मटेरियल उससे महंगा है ड्यूटी पे। ये आप देखिए कि जस्टिफिकेशन नहीं तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलती। अब जब आप एक जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी कम से कम और फिनिश गुड पे आपने ड्यूटी बढ़ा दी, तो आपकी इंडस्ट्रीज़ भी चलेगी, रिवाइव होगी। जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा। और यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप देखिए कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा? आपके एक्सपोर्ट से ही आएगा। और
आज अगर सर ये जो दरामदात है इसके हवाले से बात करते हैं। मैं आपसे यकीनन इस बारे में बात करूंगा, जितनी एक्सपोर्ट है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। सर शमीम साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। सर देखें, जैसा कि अभी सर फरमा रहे थे कि FBR वो उस पर बहुत काम होने वाला है, और ये बात सच है कि जिसको टैक्स देना पड़ता है, एक वकील जो है ना वो हायर करना पड़ता है। वो वकील बड़ा सस्ता सा होता है, 4-5 हज़ार से लेकर 10,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक के काम शहरी को वो वकील मिल जाता है सालाना, और वो लमसम आपके मामला तय करवा देता है सारे। ठीक है, अब उसमें टैक्स रिटर्न भी करना होता होगा, मुझे नहीं पता, वो ना कभी उसको मिलता है। तो ये बहुत सारी इसमें जो है ना वो कन्फ्यूजन्स हैं, क्लियर नहीं है चीज़ें, एक आम आदमी को पता भी नहीं है उसे क्या करना है। तो जब ऐसी सूरत हाल है टैक्स के निज़ाम की, और गरीब आदमी सिर्फ लमसम जो है ना वकील साहब की दिहाड़ी लगाने के लिए काम सारा चल रहा है उसमें, और अपने आप को क्लियर रखने के लिए 3, 4, 5, 6, 7 बेनिफिट्स का पता है आपको कि आपने अगर टैक्स पे करना है तो आप ऐसे हो जाएंगे। उसके अलावा किसी को कोई परवाह नहीं कि मेरा टैक्स किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसकी जेब में गया है। तो ऐसी सूरत हाल में किस अंदाज से ये सारे मामला को देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक तो आपको ये बात बताऊं कि टैक्स जहां तक देना है, देने में हम पीछे नहीं है। सही है, ये कौम देने वाली कौम है। बेशक, अगर खुदा ना खास्ता कोई जलजला आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए मुल्क के अंदर, तो सबसे पहले देने वाले लोग यानी ऐसा ही है। जो दुनिया में यानी क्या कहते हैं, इस बात की मिसाल दी जाती है बिल्कुल कि ऐसा भाई है। चैरिटी में सबसे आगे हैं। हमें याद है वो सारे वक्त जब जब जरूरत पड़ी है सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो सवाल ये, हम दूसरी बात मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि आप ये देखिए, हम तो भत्ते देने वाले लोग भी हैं कि अगर भत्ते मांगते थे तो भत्ते भी देते, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं देंगे? असल में गवर्नमेंट को लेना नहीं आता। अच्छा, जो उन्होंने पॉलिसीज बना रखी हैं, जो सिस्टम बनाया हुआ, वो सिस्टम इतना खराब है कि लोग जितना टैक्स बनता है उससे ज़्यादा रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। टैक्स देने में यानी क्या कहते हैं, वो हिचकिचाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि हमारी गर्दन इनके हाथ में आ जाएगी, तो उसके बाद पर ये गर्दन हमारी ही दबाते रहेंगे। अब आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूँ कि मैं जिस वक्त अभी कराची चैम्बर का सदर था, तो उस ज़माने में यानी बहुत ही ज़्यादा छापे पड़ने शुरू हो गए और लोग कंप्यूटर उठा के ले जाएँ, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के अचानक ही आए, आन के छापा मारे और ले जाएँ, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं फिर इस्लामाबाद गया, FBR में मैंने यहाँ पर बात की कि भाई ये तो बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरह से तो सारा मामला ठप हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो आपको अगर पकड़ना है तो नॉन फाइलर्स को पकड़ें, आपको ज़रूरत है पैसों की, ठीक है, बिल्कुल सही है, टैक्स से कारोबार यानी हुकूमत का कारोबार चलता है, तो आपको अगर चाहिए तो आप नॉन फाइलर्स को पकड़ें पहले, सबसे पहले जो बड़े बड़े नॉन फाइलर्स हैं जो आपकी एक टिप के ऊपर हैं। आप अगर कंप्यूटर का एक बटन दबाएं, और मैंने कहा कि हमारे पास खुद आपके चेयरमैन साहब आए, वो आन के बता के गए कि 35 लाख लोग ऐसे हमने इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं कि जो आइडेंटिफाइड कर लिए हैं कि जो टैक्स नेट में नहीं है, लेकिन वो बड़ी लेविश उनकी यानी लाइफ स्टाइल है, और बड़े एक से ज़ायद उनके घर हैं, बच्चे उनके बाहर पढ़ते हैं, गाड़ियाँ उनके पास बहुत सारी हैं। तो ये जब सारी चीज़ें, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो बड़ा मज़ा का खेज था। मुझसे वो कहने लगे, शमीम साहब कभी आप बाय रोड पंजाब की तरफ गए? तो मैंने कहा जी बिल्कुल गया हूँ मैं। कहने लगे कि बाय रोड गए? मैंने कहा बाय रोड भी गए हूँ, मरी वगैरह गए थे तो बाय रोड गए थे। कहने रास्ते में कोई फ्रूट के आपको बागात वगैरह नज़र आए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल नज़र आए। कहने लगे कुछ तोड़ने को दिल चाहा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, हम बाहर उतरे, माली जहाली तोड़े। कहने लगे कौन से वाले तोड़े, जो ऊपर लगे हुए थे टॉप पे, या जो नीचे नीचे लगे हुए थे वो? मैंने कहा भाई जो नीचे लगे हुए थे ऑफकोर्स वही तोड़े। कह लें बस हमारा भी ये हिसाब है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं लोगों की गर्दन दबाते हैं जो हमारे ऑलरेडी रीच में हैं, जो नहीं है वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल रास्ता हमें ढूंढने में मुश्किल आती है। नहीं तो मगर ये इस गवर्नमेंट ने तो जो ऊपर वाला जी, अब सुनिए, अब आपकी वाक़या है ना, अब जो ये है तो ये करने जा रहे हैं ये सारी चीज़, और इसके अंदर उन्होंने अभी पहली जो ये एमनेस्टी स्कीम दी है वो इसी वजह से दी है कि उन लोगों को जिनके नाम ऑलरेडी उनके पास हैं, कि बड़ा लेविश स्टाइल उनका है, टैक्स नेट में नहीं है, तो उनको एक मौका फराहम किया। ये एक्चुअली देखा जाए तो बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बिजनेसमैन कभी भी बेनामी अकाउंट नहीं रखता है, ये वही लोग रखते हैं जिनके पास आमदन का कोई ज़राए यानी साबित नहीं कर सकते। बिजनेसमैन के पास तो सारे यानी रास्ते होते हैं कि वो उसको आमदन जाहिर कर सकता है अपनी, लेकिन जो बिजनेस ही नहीं करता लेकिन उसके पास हादा मिन फजल रब्बी का बोर्ड लगा हुआ है, आते रहते हैं पैसे पीछे से। तो मैं उस पर ये कह रहा हूँ आपसे कि ये उन लोगों के लिए है एमनेस्टी स्कीम, और ये उन तमाम वो जो 35 लाख उन्होंने बताए थे, अब शायद बढ़ के और वो 65 लाख हो गए हों,
तो उन लोगों के लिए है ये सारी स्कीम और उनको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें वरना ब्यूरोक्रेसी हालात शामिल- बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ उनके, क्योंकि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस बात का तहिया किए हुए है कि जी हमने उन लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है। ठीक है। अच्छा, ये बात सच है कि ये जो गवर्नमेंट है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम कर रही है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और प्लानिंग पे काम नहीं कर रही? नहीं, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी पहले हुकूमतें थी वो एडहॉक सिस्टम पे काम कर रही थी कि अपना टेन्योर खुशगवार गुजरे, लोगों को यानी क्या कहते हैं ज़्यादा शोर शराबे का मौका ना मिले और आर्टिफिशियल यानी मईशत दिखा के अपना काम चलाते रहें, कर्जे लेते रहें, खाते रहें आराम से, उसको अदा करने का उनको कोई होश नहीं था। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो है ये हकीकत पसंद है और ये इसमें बड़े कड़वे फैसले करने पड़ रहे हैं, यानी जिससे कि आदमी की अनपॉपुलरिटी होती है वो वाले फैसले किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कौम में एक यानी ठहराव आ जाए, एक यानी हमारे यहाँ मईशत जो है वो सुधर जाए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, हम वक्फे से वापस आते हैं तो हमीद भुट्टो साहब जो कि बड़ी खामोशी से हमारे मेहमानों की राय जो है सुन रहे हैं और इनसे ज़रा बात करते हैं कि ये क्या इस हवाले से राय रखते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट के हवाले से सवाल कर रहे थे फारूक डैडी साहब, उस बारे में बात करेंगे कि हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं और ज़राअत के शोबे पे जो मतलब इतना ज़्यादा हम लोग मुनसर करते हैं तो उस शोबे में कितनी बेहतरी आई है इस गवर्नमेंट की वजह से, और उसमें बेहतरी आने की वजह से आम आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है क्या उसमें भी बेहतरी आ सकती है। इस हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बढ़ती हुई महंगाई और आने वाले बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एक बजट के हवाले से एक छोटी सी आईडी भी मौजूद है, आइए चल के वो देखते हैं, फिर हमीद भुट्टो साहब से बात करते हैं। Don't mind. कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला? कौन बोला? अपना टाइम आएगा। उठ जा अपनी राख से, दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों मेरे भाई जैसा कोई हारिच नहीं है। अब तो आइडिया आपने देखी है। भुट्टो साहब क्या फरमाते हैं? दो तीन बातें इकट्ठी हुई हैं, एक तो टैक्स के निज़ाम के हवाले से और दूसरा दरामदात और बरामदात के हवाले से मामला जो है ना वो चल रहे हैं। शमीम भाई की बातों में काफ़ी अच्छी बातें भी आई सामने, फारूक भाई की भी कुछ बड़ी अच्छी बातें आई। बात असल ये जो है, हम कह रहे हैं कि जी इमरान खान और उसकी टीम पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। भाई 9 महीने में क्या हम साबित करेंगे उन पे करप्शन का? जो 20-30 साल से हुकूमतें कर रहे हैं उनकी तो साबितियाँ भी हो जाएंगी। अब तो ये बच्चा समझे कि 9 महीने का भी पैदा होने वाला है, या पैदा हो गया तो बच्चा है अभी छोटा सा, उस पर तो जब बड़ा होगा तो सारे करप्शन के इल्ज़ाम शायद इनसे भी बढ़ के बच्चे तो सामने आ मासूम जाए। होते हैं ना, उन पे तो बात करना छोड़ें, अभी तो दूसरों उस को। मासूम ही कहेंगे जी उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। मैंने कहा अभी पैदा हुआ है या होने वाला है, उस पर हम क्या इल्ज़ाम लगाएं कि जी बच्चा है तो उस पर कोई करप्ट हो गया, करप्शन। बाकी अलीमा खान से लेके बाकी अलीम खान तक जो भी सामने चीज़ें आई हैं वो भी किसी ढकी छुपी नहीं। नैब इंक्वायरी कर रही है परवेज़ खटक की, वो भी आपके सामने है। और बाकी जिस तरह इन्होंने हमारी जो बरामद है, जो दरामद हो रही है,
वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। हम बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हमारी उस तरह से चीज़ें एक्सपोर्ट के हवाले से हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हम रोज़ बरोज़ वायदे करते फिर रहे हैं कि जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारी बिज़नेस जो है, ख़ास करके कारोबारी हजरात, शमीम भाई बैठे हुए हैं, वो जो माजी में चलो जो जिसको हम चोरों डाकुओं की हुकूमत कहते थे, लोग 2 वक्त की रोटी तो खा लेते थे। अब 2 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त की रोटी भी सूखी और पानी के साथ लोग खाने पे मजबूर हो चुके हैं। उस तरह से कारोबार नहीं चल रहे। शमीम भाई शायद इस बात की तायद करेंगे। मगर आने वाले बजट के बाद किस तरह हमारे कारोबार चलेंगे? FBR के अंदर एक बाहर से बंदे शब्बर जैदी को लगा दिया, तो वहाँ पे जो 22 ग्रेड का 21 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है, अपनी कमीशन इम्तिहान पास करके अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ गुजार के एक नॉन प्रैक्टिकल बंदे को बाहर से, जो सिर्फ हमारे साथ ही बैठ के चैनल्स पे तज्ज़िया देता रहा, एक कंपनी चलाता रहा, उसको पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए हम दे देते हैं कि जी आप टैक्स कलेक्ट करोगे, तो उसका किस तरह से टैक्स होगा? यहाँ तो हमारे जैसे फारूक भाई ने कहा कि बहुत सारे लोग अपनी टैक्स वापस कर लेते हैं। यहाँ तो कमीशन पे, माफिया पे टैक्स वापस की जाती है, जो लोग अपनी पे करके पैसे लेते हैं। असल जो तबाह होता है वो हमारा गरीब आदमी है, आम आदमी है। उसको जिस तरह से लपेटा गया है हर चीज़ में, वो बड़ी तबाही के मंजर हैं। हम बात करें जी लोगों को घर देंगे, यहाँ पे तो घर लोगों नॉर्वे को में तोड़ दिए तकरीबन गए। 60% के करीब टैक्स वसूल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता ठीक है, है, बिल्कुल। मगर वो 60% के बाद जो 40% उन्हें बचता है ना, वो भी दूसरे यूरोपियन ममालिक से, बहुत से ममालिक से दुगनी कीमत। वो भाई, बड़े वहाँ पे फिर सुकून से देखिए, जिंदगी वहाँ गुजार पे रहे हैं, हर सुकून चीज़ से से मिलती जिंदगी है। 60% हम भी घरों में देने के मिनरल लिए- वाटर आता है उनके। हम 60% भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमें कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, हेल्थ हमें नहीं मिलती, एजुकेशन हमें नहीं मिलती, स्कॉलरशिप हमें नहीं मिलती। हम बाहर की तरफ निगाहें करके भागने की करते हैं। यहाँ पे हम अस्पताल में जाएँ इमरजेंसी में, तो इंसान का वहीं पे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता। यहाँ अगर कार्डियो में चले जाएँ तो डेली आप 10,000 लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, तो सिर्फ चेकअप के लिए उनका कोई इको नहीं हो पाता। तो इस तरह तबाही है। जी हाँ, टैक्स तो दें, कराची में टैक्स एक बड़ा अच्छा एक NICVD एक इदारा है, मगर है वो भी अच्छा, ये बहुत अच्छा, मैं बात करने अच्छा को है, बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ एक होने की वजह से इतना रश है कि वो गरीब आदमी को बेचारे नहीं, को सहूलत सिंध से नहीं, ट्रैवल करके नहीं यहाँ आना कर पड़ता है, और मतलब इतनी लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है। सेहत के बेहतरीन इंतजामात होने के बावजूद अब हम तड़प रही है। ऐसे ही अगर NIC जो कराची में हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर 6-7 डिस्ट्रिक्ट है हमारे कराची के, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटर होने चाहिए। पंजाब में सूरत हाल कदरे बेहतर है, आई एम सॉरी, सिंध में बिल्कुल सही बहुत कह रहे बुरी हैं। हालत। अभी सिंध की सूरत हाल अगर देख लें तो वहाँ पे सिर्फ रत्तो डेरो जो आसिफ जरदारी की बहन फरियाल टारपुर का हल्का है, वहाँ पे हज़ारों लोग एड्स के मरीज़ निकल आए, मासूम बच्चे मर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है पूरी हमारी सिंध की बात की जाए, जहाँ पे अरबों रुपए की बजट है। अभी सिंध हुकूमत खुद कहती है जी हमें पैसे नहीं मिलते। तो सिंध हुकूमत हो चाहे वफाक हो, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं क्या इंसान वो पाकिस्तान के नहीं है, वफाक उसका नहीं होता है। जी ये सिंध की जवाबदारी है, लोग एड्स में मर रहे हैं। जब वफाक पे TV पे चैनल खोलें, हर चैनल पे कहेंगे कि जी एड्स के मरीज़ ये तो जवाबदारी सिंध की है, ये इलाज जवाबदारी सिंध की है। तो फिर भाई आप टैक्स तो पूरा पाकिस्तान ले रहा है, फिर आप बंदर बाट है, आपका सिस्टम बना हुआ है, तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इस मुल्क के अंदर बेवकूफ़ बनाने वाला अमल ज़्यादा है। हमें उस तरह की सहूलत, हेल्थ, एजुकेशन और बुनियादी जो सहूलत है, इंसान उससे महरूम है। यहाँ पे कराची में तो आप चले, हम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पंजाब में बाकी जगहों पे, अभी लाड़काना पे मैं ईद पे था, तो वहाँ पे ईद के दिन भी 8 घंटे बिजली नहीं थी, इतनी। और 50 तो ये सूबाई हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है इसमें, जरा बताइए। हुकूमत कहती है जी वफाक का काम है बिजली देना, ये वफाक का है। उनको जो बजट मिलती है वो अपना नहीं बताते। ऐसी अगर बात की जाए किसी मेयर के साथ, वो कहता है जी ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। UC वाले से बात कीजिए, आप अपना इलाके में जो आपको बजट मिल रही है वो कचरा तो उठवा लें, बल्ब तो लगवा लें, ये तो सिटी गवर्नमेंट का काम है। आपको इस बात पे यकीन है कि सूबाई हुकूमत जो कहती है कि ये वफाक का काम है हमारा, सब झूठ बोलते हैं? सब झूठ बोलते हैं, अपनी टोपी किसी और के ऊपर डाल देते हैं। हुकूमत इनको चलानी नहीं आती, इनको अपना दुकान चलाना होता, वडेरे की औताक और जागीर की तरह। 35-40 साल से हुकूमत यही चला रहे हैं, अगर चलानी नहीं आती तो अवाम ने इसी तब्दीली के लिए तो इस दफा जो है ना वो इधर टकरे मारी है कि जनाब उधर टकरे मारी है, तो वहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिला। वहीं पे उल्टा उनकी
बुरा हाल हो गया है। अब वो आवाम तड़प रही है कि हम किस तरफ जाएं। जैसे आपने पहले भी कहा कि आवाम फिर किस से उम्मीद रखे, आवाम तड़प रही है कि हमें अब क्या करें। जिस पे हमने उम्मीदें रखी, जिस गरीब ने, जिस ठेले वाले ने उम्मीद लगाई कि जी नया पाकिस्तान बनेगा तो कम से कम मैं ठेले से आगे बढ़ के छोटा सा दुकान बना लूँगा, तो यहाँ पे जिसका छोटा दुकान ठेले से दुकान छोटा सा बना था वो भी टूट चुका है। अच्छा, आप तो इंसान का दिल आप टूट मुझे चुका यहाँ है, पे तबाही बताएं, हो चुकी है। आप मुझे यहाँ पे बताएं कि एक आम शहरी जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट दिया था, जिसने चाहा था कि इमरान खान की हुकूमत आए, अब वो वो ज़्यादा फंस गया, ठीक है, मतलब उसका वो एक गरीब झोंपड़ी वाला था, उसको झोंपड़ी उठा दी, या वो ठेले वाला था, उसको ठेला उठवा दिया। अब वो और तंग हो गया, वो क्या करे? अब वो क्या करे? वो पछताए कि मैंने इनको वोट क्यों दिया था, या इंतज़ार करे, या उसी वो जो एक अकॉर्डिंग टू यू के जो पिछले निज़ाम के मुताबिक वो एक करप्शन और एक फेक जो सारा हिसाब बना हुआ था उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता? क्या करता वो क्या करे? फ़हीम भाई, सीधी सी बात करूँगा कि आवाम को सियासतदानों की शेख चिल्ली वाली जो बातें हैं उससे निकल के सख्त किस्म का एहतसाब करना चाहिए। आज करते हैं ना? वोट से पहले भी सख्त एहतसाब करना चाहिए। अगर जब हम वोट देने जिसको पास भी जाते हैं उनसे कम से कम लिखवा तो लें कि ये जो आप वायदे कर रहे हैं इस पे अमल तो करेंगे। जब वो दोबारा आए तो कम से कम मुंह पे वो कागज़ तो उसको इंशाल्लाह 4 साल 3 महीने बाद जब दोबारा इलेक्शंस होंगे तब तो हम ये बात करेंगे। नहीं करते हम लोग। अभी भी हमें अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी इन आसरों पे कि जी हमें इस टैक्स से या इस बजट से कोई उम्मीद लगा के कोई तरक्की कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें अपनी मेहनत मजदूरी पे और अपने कारोबार पे तवज्जो दे के उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ना होगा। पिछले 10 साल से जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है ये आज तक तारीख में नहीं थी, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि वो किसी की जो है ना वो बाल बिगा कर सकता है या किसी को पूछ सकता कि तुमने करप्शन क्यों कही है। आज वही मजाल वाले लोग आपके सामने जो है मजाल वाले वही बात कि जिन्होंने करप्शन की है फ़हीम भाई, तो वो आस्ता आस्ता अंदर जा रहे हैं और इसी हफ्ते में बहुत सारे लोगों को और जेल बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक पॉजिटिव चीज़ है, जो खुशाइंद बात है, हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम आते हैं वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हम अपने ज़राअत के निज़ाम को और जो बरामदात और दरामदात का निज़ाम है इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, आने वाले बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं फ़ारूक डैडी साहब जो कि एक तजियाकार हैं, मेरे दूसरे मेहमान जनाब हमीद भुट्टो साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और तीसरे मेहमान मेरे वो शमीम अहमद फ़िरपो साहब हैं जो कि साबिक़ सदर है कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। फ़ारूक डैडी साहब, अच्छा, अवाम की खुशहाली के लिए हुकूमत की आपने कहा कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो क्या ये जो अभी पिछले 8-9 महीनों में जो नज़र आया वो सिर्फ यही नज़र आया कि जो करप्शन जिन लोगों ने की हुई थी, जिन पार्टियों ने, उनकी जो क़यादतें थीं उनको इन्होंने गिरेबान से पकड़ा हुआ है। उन अदालतों में उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और जेलों में उनको रवाना किया जा रहा है। क्या इससे एक आम आदमी जो है उसको कोई फ़ायदा हो सकता है मुस्तक़बिल में भी? चलो इन वाक़यात से उसकी कोई करप्शन में उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बेहतर हो सकती है, उसको कोई स्कूल कॉलेजेस में उसके बच्चे पढ़ेंगे, कोई मतलब अस्पताल के हवाले से खाने पीने की अशिया, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? देखिए, यहाँ पे हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि करप्शन इस लेवल पे चला गया कि हर जगह ये नासूर फैल चुका है। हर जगह, चाहे वो तालीमी इदारे हो, चाहे आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसमें मिलावट आपको मिलेगी, दवाइयों में मिलावट, दवाइयों में, हर चीज़ में, क्योंकि ये नासूर ये कैंसर की तरह पूरे माशरे में हर जगह ये फैल चुका है। यानी कि आप सर्विस सेक्टर में जाए, लोग काम करने को तैयार नहीं है और तनख्वाह लेनी उन्हें। तो ये मकसद, ये मैं सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कोई तनख्वाह नहीं देता। तो बात ये है इस हुकूमत ने तो अभी तक एहतसाब शुरू ही नहीं किया। अगर जरदारी साहब को कल अरेस्ट किया गया है
तो ये पीटीआई का इसमें कोई वो नहीं, ये तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने इनके खिलाफ जो केसेस किए हुए थे ये उसका नतीजा है, और ये अदालतों ने किया है। ये तो नवाज ये पीपल्स पार्टी वालों को इस बात का नहीं पता? बिल्कुल सबको पता है, वो तो फर्स्ट कजन बन के आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। तो दोनों का जो कहते हैं ना कि अब्बा बचाओ तहरीक, इनका दोनों का इंटरेस्ट एक कॉमन गोल है कि करप्शन के पैसों को बचाना है। आप देखें कि इनका पैसा मुल्क के बाहर पड़ा हुआ है, बैरूनी मुल्क से वो ताकतें जो भी कहती हैं ये 2 कदम उनसे आगे है। कहते हैं ना मोर लॉयल दैन द किंग, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। इसलिए कि अगर उनकी बातों को ये नहीं मानेंगे तो इनका जो इतना बड़ा एम्पायर बाहर खड़ा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर जो बाहर की बैंकों में पड़े हुए हैं, वो सारा अमेरिका बहादुर जो है वो कॉन्फिस्केट भी कर देगा और इनको मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर भी कर देगा। लेकिन इमरान खान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि उसको कोई ब्लैकमेल कर सके, या मैं कोई इमरान खान का तर्जुमान बन के नहीं बैठा, लेकिन मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो है वो करूँ। अब आप ये देखें कि उसके बाद रूस करने की कुछ नहीं है, लेकिन अभी उन लोगों की वजह से, उस करप्शन की वजह से जो बात हुई है, अब इमरान खान पहले तो क्योंकि उसके पास तो कानून साजी के लिए भी लोग नहीं, इसलिए कि अगर लोगों ने अगर 2/3 मेजॉरिटी इमरान को दी होती तो आप वो चेंज असल मानों में देखते। अब आप कुछ MQM से ले लिए, कुछ यहाँ से ले लिए करके अगर आपने हुकूमत बनाई है तो उसमें आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, इमरान को अगर 2/3 मेजॉरिटी मिली होती तो आप फिर कह सकते थे कि जनाब हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बात जैसे सिंध की हुई, देखिए 17 अमेंडमेंट के तहत सिंध जितने भी सूबे हैं उनको ये इख्तियार दिया गया कि आप अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, आपने कहा 2/3 मेजॉरिटी मिली होती तो तब हम इमरान खान से सवाल करते कि क्यों नहीं। अच्छा ओके ठीक है, मैं इस बात को हम एज इट इज़ यहाँ पे रखते हैं। अब ये बताइए कि क्या जो पार्टी इक़्तिदार में आई है उसे पता है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली, हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई भी चीज़ चाहें और अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर दें, तो फिर वो 100 दिन में इतने बड़े बड़े दावे क्यों? देखिए बात ये है कि उनको अब जैसे जब हुकूमत में आए तो बहुत सारी चीज़ें जो पोशीदा थी जो सामने आई, जिस तरह इसाक डार ने $32 बिलियन लिए और सोवरन गारंटी दी, तो वो किस मद में लिए गए, किस मद में लिए गए, किसी को पता है इस चीज़ का? देखिए उसके ऊपर काम कर रही है ना अदालतें, वो हो रहे हैं ना, वो उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो बीमारी का बहाना करके वहाँ पर पड़े भी हुए थे और वो लोगों ने सारे झूठ सच सारे सामने आ गए। Exactly. मगर उस पर काम हो रहा है। मैं इस गवर्नमेंट एक सेकंड प्लीज, मैं अपनी बात मुकम्मल अच्छा बात मुकम्मल कीजिए, मैं कॉल को शामिल देखिए बात ये है कि आज आप देखें कि कानून साजी के लिए आपको नंबर ऑफ गेम चाहिए। अब यहाँ पे आप जिन्होंने करप्शन की है वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या तो आप उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाए। ये आपका पॉइंट हो सकता है कि ठीक है जो दूसरी पार्टियां हैं वो इन्हें काम नहीं करने दे रही हैं, ठीक है, इस पर बात करते हैं हम। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई दी ग्रेट, कैसे हैं फ़हीम भाई? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप हैदराबाद से बात कर रहे हैं? जी हाँ, नेमतुल्लाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम और प्यारे दोस्तों को, आपको बैठे हैं तीनों मेहमान, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश है सर आबाद रहें। अच्छा फ़हीम भाई, तब बात हो रही है बजट की, तो बजट में सबसे बात हो रही है पहले तब्दीली की। तो इस बजट में अमीर से अमीर आदमी होता जाएगा, गरीब से गरीब होता जाएगा। तो ये एक बजट नहीं आ रही है, बदरूहों की बजट आ रही है कि इसमें कोई चांस नहीं है कि पीछे किसी चीज़ में कमी पेशी हो। तो इसमें तो इतने टैक्सेस लगाए हैं, इतने टैक्सेस लगाए हैं कि आने वाले 10 साल तक तो लोग इस बजट को भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इस मौजू पे कि जैसा कि अभी हमारे मेहमान ने कहा कि अपोजिशन और दूसरी पार्टीज़ वो काम नहीं करने देना चाहती। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये जो हुकूमत है ये कामयाब ना हो जाए, ये निज़ाम कामयाब ना हो जाए। इस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जी हमीद भुट्टो साहब, तो ये बताइए कि क्या फारूक जादी साहब सही फरमा रहे हैं कि दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं वो काम नहीं करने दे रही?
भाई, सबसे पहले मैं फारूक भाई से बात से मुत्तफिक नहीं हूँ और शुक्र दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीज़ कहूँगा हैं, हाँ। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि कल जरदारी गिरफ्तार हो गए। बड़ी Sorry, अच्छी sorry, बात है, sorry. अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए जिनके लिए पीटीआई की जो हुकूमत बनी, ये चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करेंगे। चलो एक मिस्टर 10% से मिस्टर 50% तक के जो बंदा था आसिफ जरदारी, उसको गिरफ़्तार किया गया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। और लोग भी गिरफ़्तार होने वाले हैं। उसकी बहन फरियाल टारपुर जिसको अदी कहते हैं, और उसकी भी करप्शन की जो मिसालें हैं वो भी किसी ढकी छुपी नहीं, मगर उसको एक औरत के नाते कोई राय दी गई है, शायद अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। जहाँ जिस तरह सिंध के सीएम पे भी मुकदमात हैं और बहुत सारे लोगों पे, अच्छी बात है, ये गिरफ़्तार होने चाहिए। और ख़ुद मैंने हालिया 4-5 दिन पहले भी ईद पे दिनों में भी खुद इस पार्टी के आला क़यादत से भी जब मुलाकातें हुई तो मैं खुद भी उनको कह रहा था कि अब ये गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर जो भी इल्ज़ाम आते हैं वो साबित होने चाहिए। और माजी में 11 साल आसिफ जरदारी जेल में भी रहे और उसके बाद जिस तरह उसको जो सज़ा मिली या जो भी कुछ हुआ, तो आज तक उसका वो कोई ये नहीं पता चला कि वो जो पैसे कहाँ गए चोरी के, वो सब कुछ कहाँ गए। वो पैसे तो हमें मिलते नहीं हैं, अरबों रुपए की हम बात करते हैं जी, अरबों रुपए की चोरी हो गई, अरबों की करप्शन हो गई। वो अरब जाते कहाँ हैं? वो अरब सऊदी वाले या दुबई वाले शेख अरब तो नहीं है। हम सिर्फ उस तरह के अरबों की बात करके उन अरबों की तरफ तो नहीं देखते। तो ये हमें अरब पे वापस चाहिए, इनकी मिलकतें नीलाम होनी चाहिए, केस चलने चाहिए, मगर उस तरह से हम नहीं करते। एक हुकूमत आती है कहती है जी वो चोर है, दूसरी आती है वो चोर है। हम उनका बैठ के दिफा नहीं करें, चोर को चोर कहना चाहिए। अपोजिशन अपना सही किरदार अदा कर रही है। अपोजिशन को अभी मौका मिलेगा अपोजिशन करने का, जैसे आपस में उनके, जैसे फारूक भाई ने कहा ना कि अब्बा बचाओ तहरीक, बिल्कुल अब्बा बचाओ तहरीक भी होगी, वो भी चलाएंगे। और हुकूमत जिसकी भी होती है, जैसे फारूक भाई ने कहा कि उसको काम नहीं करने देता, सब हुकूमतों को काम करने देता है। हुकूमत फिर क्यों करते हैं? अगर मेजॉरिटी हो, जैसे भी हो, चाहे 2 बंदों की उसके पास वोट हो, हुकूमत तो हुकूमत होती है, उसके पास पावर आ गया, उसके बावजूद वो अगर काम नहीं कर सकता तो नाअहल ही है, उसको हुकूमत करने की फिर ज़रूरत नहीं है। जैसे इमरान खान कहता था कि जी यहाँ पे अब जब भी मेरी हुकूमत बनेगी तो मदीना की रियासत बनेगी, यहाँ मदीना की रियासत तो नहीं बन सकी, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको वो इंसाफ नहीं मिल रहा जिस इंसाफ की उम्मीदें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से मसला हल नहीं होगा, करप्शन के पैसे वापस नहीं आएंगे, चाहे जिस तरह का भी हम इंसाफ की उम्मीदें लगा लें कि यहाँ पे गिरफ्तारियों से मसला हल नहीं होगा। गिरफ्तारी के साथ फौरी तौर फैसले आने चाहिए। हम पहले गिरफ़्तार तो कर लेते हैं, या दुनिया के अंदर पहले तहकीकात होती है, सब चीज़ तय करके फिर जाके उसको गिरफ़्तार करके बंद कर दिया जाता है, फिर उससे पूरा हिसाब किताब भी दिया जाता है। यहाँ पे हम हिसाब किताब लेने के बजाय इल्ज़ाम तराशियों की सियासत करके हुकूमतें चला रहे हैं। आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी के साथ बहुत सारी गिरफ़्तारियों की ज़रूरत है। यहाँ के सिंध के अंदर अगर बात की जाए या चारों सूबों की बात की जाए, जितनी करप्शन फिर बलूचिस्तान के अंदर है, अगर कोई असम्बली के अंदर 50 मेंबर हैं तो 50 ही मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्यों? करप्शन के लिए। तो यहाँ पे सिंध में भी ऐसा ही हाल है कि PK हो, पंजाब हो, वहाँ पे पैसे तो पंजाब को जितनी बजट मिल जाती है, उस बजट को हम किस तरह तबाह करते हैं। वो नवाज शरीफ पे भी केस हमारे सामने हैं, और PTI के केस भी अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में जब ये हुकूमत ख़त्म करेगी तो इनसे ज़्यादा सामने आएंगे। अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त जिस तरह इनके किस्से बताते हैं, वो एक बड़ी तारीख है, उसके लिए पूरा आपके 2-4 प्रोग्राम चाहिए। मगर आपको लगता है कि जो करप्शन के बारे में खुद आपको आगाही देने के बाद खुद अगर ये करप्शन करेंगे तो लोग इनको असल में जाने देंगे? असल मसला ये क्या है कि इंसान की फितरत है, हम रोज़ाना कब्रिस्तान से कहीं गुजरते हैं, अपने रिश्तेदारों को या अपने वालिदैन को या भाई बहनों को दफन करके आ जाते हैं अंदर के जी ये बस मिट्टी में मिल गया, मगर दूसरे दिन आके 3 दिन सोएम के बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये भी एक फितरत है, इंसानी भूल जाते हैं कि मैं भी जेल में जाऊंगा। इकदार का नशा ऐसा है जैसे मरने वाला होता है कि वो जी मैं मरूंगा, वैसे ही वो नहीं सोचता है कि मैं हमेशा इकदार में रहूंगा। सर एक वक्फा आ गया बीच में, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं हम लोग, तो फिर बात करते हैं। शमीम साहब से हमने बात करनी है, बजट के हवाले से बात करनी है कि इस बजट में क्या क्या खुश आइंद चीज़ें हैं जो आवाम के लिए पेश की जाएंगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मौजूदा सूरत हाल और बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने फ़ारूक जाडी साहब से और हमीद भुट्टो साहब से बात की और अभी हम बढ़ेंगे
शमीम अहमद फिरपो साहब की जानिब। सर आप ये बताइए कि इस बजट के हवाले से लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं, घबराए भी हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब इतना बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही ना अवाम। तो कुछ खुश आइन चीज़ें कि जो मतवक़्क़े हैं, जो आपको लगता है कि जो ये जो गवर्नमेंट है ये ख़ास तौर पे इन सब्जेक्ट्स पे काम करते हुए जो है ना वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी, वो बेशक अब बजट के 24 घंटे बाद हो या मतलब इनके 1-2 साल बाद या इनकी हुकूमत के दौरान जो है फ़ायदा मिलेगा जो पहले नहीं मिल सका, वो क्या है, ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हम एदाद शुमार हासिल नहीं कर सके वो बजट पिछली हुकूमत ने पेश किया था, और उसके अंदर जब वो मिफ्ता साहब वो पेश कर रहे थे तो हमें उसके ऊपर हैरत भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि भाई चूंकि इनका चल चलाव का दौर है और सबको नज़र आ रहा है कि भाई आने वाली हुकूमत जो होगी वो पीटीआई की होगी, इनके हाथ से निकल रही है। तो जिस तरह विदाउट एनी डिमांड 4 लाख रुपए से उन्होंने हद बढ़ा के 12 लाख की थी और उसमें से टैक्स पेयर्स को निकाल दिया था, यानी 4 लाख उसके अंदर छूट होती थी, और बजाय कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा तो 50-50 हज़ार या लाख रुपए करके बढ़ा था साल पे कि ये छूट होगी, लेकिन आपने एकदम 4 लाख से 12 लाख पे किया, सारे टैक्स पेयर्स को बीच में से निकाल दिया, पहले टैक्स पेयर कम थे आपने और निकाल दिया। तो उसकी वजूहत हमारे सामने आ गई थी कि ये आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करके जा रहा है। ठीक है। और उन्होंने जिस किस्म के एदाद शुमार दिए थे वो हंसने वाली बात थी, और वो यकीनन उसका जो रिजल्ट है वो सामने आ गया कि किसी में भी अहदाफ पूरे नहीं हो सके। ठीक है। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसको बड़े सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं जो कि गैर मकबूलियत की तरफ एक कदम है, समझिए एक तरह से। यानी वो इस चीज़ से नहीं घबरा रहे कि हम इसमें मज़ीद गैर मकबूल हो जाएंगे, बल्कि वो देख रहे हैं कि भाई यानी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी चाहिए और एक जो बजट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिससे कि हुकूमतें चला करती हैं, यानी टैक्स पे ही हुकूमतें चला करती हैं। इनका पूरा जोर है कि भाई जो टैक्स नेट में नहीं थे उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और उसी वजह से इन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दी है जिसकी 30 जून तक की वैलिडिटी है, और उसके अंदर इनको बार बार यानी इश्तिहार भी कर रहे हैं कि भाई आप कर लें वरना अदरवाइज़ सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। और ये यकीन है कि इसके बाद बाकी सख्त इक़दाम उठाएंगे, और काफ़ी लोग जो है अब इस तरफ रुजू कर रहे हैं जो नॉन टैक्स पेयर थे। अब आने वाले बजट से हमें कोई ख़ास अच्छी उम्मीद नहीं है, यानी कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये सख्त बजट होगा सबके लिए, चाहे वो उम्रा हो, हर तबके के लिए सख्त होगा थोड़ा। यार ये जैसा कि वो कह रहे हैं कि जी 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए सख्ती होगी, उसके बाद फिर तो उम्मीद का दामन तो किसी ने नहीं छोड़ा, और नाउम्मीदी कुफ्र है। तो उम्मीद का दामन तो लोगों ने पकड़ रखा है और समझते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं तो उसके अंदर हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाने पड़ेंगे, और वो आएगा बजट के अंदर। आज शाम अनाउंस हो जाए, बहुत सी चीज़ें तो बल्कि लीक आउट हो गई हैं, यानी पहले ही से आनी शुरू हो गई हैं कि किस किस्म के टैक्सेस लगेंगे, किस चीज़ के अंदर कटौती होगी, किस चीज़ में बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि बजट से कोई इतना ज़्यादा लोग खुशफहमी में शिकार ना हो कि बस उसके अंदर कोई उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके अंदर आपकी कुर्बानियाँ मांगी जाएंगी, और वो कुर्बानियाँ आप लोग खुशी से देते हैं या उसके अंदर फिर यानी कोई एजिटेशन होता है, कुछ होता है, वो बात की बात है। हालांकि इस वक्त आप देखिए कि पॉलिटिकल भी अनसर्टेनिटी है बिल्कुल, यानी अनस्टेबिलिटी है, और उसके बाद फिर एक ये नया मुहाज भी खुल रहा है। अब जाहिर बात है कि भाई महंगाई का एक तूफान आएगा अभी, और कुछ चीज़ों में खास तौर से आएगा। तो मतलब और क्या महंगाई होगी, लोग क्या करेंगे? अब मुझे बताइए कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ दें और नहीं, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये कभी भी नहीं हुआ, किसी ने खाना नहीं छोड़ा, और मैं आपको ये पूरी दयानतदारी के साथ बात बता रहा हूँ कि कराची कम अज़ कम एक ऐसा शहर है, बहुत बड़ी तादाद, यानी इसके अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी इतनी यानी क्या कहते हैं हमारे NGO जो खाना न सिर्फ खिलाती हैं बल्कि अगर वो लेके जाएं तो दे भी देती हैं उनको, तो लेके जाओ अपने घरों में। तो कहने का मकसद यही, अल्लाह का शुक्र है। मैं आज एक मिसाल देता हूँ कि मशरूब की बोतल यानी क्या कहते हैं जो 4 आने की होती थी, आज वो 30 रुपए की है, लेकिन 4 आने की बोतल इतनी नहीं बिकती थी जितनी आज 30 रुपए की ये कोल्ड ड्रिंक्स बिकती है। सही है। तो किसी चीज की कमी आज तक नहीं हुई है। 10 रुपए का डॉलर, आज भी हमने देखा है मॉल से पहले जो 10 रुपए का डॉलर था, 10 रुपए का डॉलर था तो इतने बड़े बड़े मॉल, इतनी बड़ी बड़ी यानी क्या कहते हैं दुकानें नहीं थी,
लेकिन आज जब 150 रुपए का डॉलर है तो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं और बेइंतहा चीज़ों की वैरायटी आने का कहते हैं, ये सब कुछ है। तो कमी कभी किसी चीज़ में नहीं होती। ये सोचना बेकार है कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि 12,000 रुपए की टोयोटा बखुदा मैं नहीं खरीद सकता था कि 12,000 रुपए की टोयोटा कोरोला मैं ले लेता। कोरोना थी उस वक्त 18,500 रुपए की, तो उस वक्त मैं नहीं ले सकता था। आज 25 लाख रुपए की यानी क्या कहते हैं कोरोला जो है वो हर घर के अंदर एक नहीं 3-3 4-4 खड़ी मिल जाएंगी आपको। तो कहने का मकसद ये है कि कभी क़ुव्वत ख़रीद कम नहीं होती। ये खामखाई का रोना गाना, क्योंकि मुसलमान का ये तरीक़ा कार है कि वो रोता रहे और आगे बढ़ता रहे। मैंने तो नहीं देखा किसी को पीछे घटते। हमने अपने तो यानी कि आपका मतलब है कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वक्ती तौर पे तूफान जरूर उठेगा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी चीज में कोई कमी आ जाएगी। करेंगे ये लोग सियासत बस सियासी लोग जो हैं उसके ऊपर हड़बौंग करेंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन कभी किसी चीज के अंदर खुदा गवाह है 15 रुपए का जूता होता था तो वो खरीदने के लिए आदमी महीना सोचता था। आज ब्रांडेड जूते आपको मालूम है, फिर उसको मैं क्या बताऊं कि भाई यानी क्या कहते हैं लोग 200 डॉलर के जाके 1 सेकंड के अंदर खरीद लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है इसमें गरीब होता जाएगा, अमीर होता जाएगा। नहीं, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूं कि इस वक्त अमीर गरीब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखता हूं, मैंने देखा है, इसका मुशाहिदा किया है भुट्टो भाई माजरत के साथ। हम होटल में बैठते हैं, जगह नहीं मिलती, और आप यकीन जाने कि हम शायद यानी क्या कहते हैं उसका ये समझते हुए कि रिस्क की बर्बादी ना हो तो हम उसकी शायद हड्डी में से बोटी जो है पूरी जाने साफ़ कर देते हैं। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर जो है, चूँकि उसे जल्दी निकलना है, वो आधा खाता है आधा फेंकता है, फटाफट जनाब वाली क्या कहते हैं और अपनी टैक्सी लेके चला जाता है, इसलिए कि उसको बाहर सूरत सवारी चाहिए। और वो सवारी मीटर से नहीं लेके जाता, कुछ नहीं करता, वो डबल पैसे मांगता है और लोग देते हैं। आज भी आप किसी होटल में मुझे दिखाएं कि भाई जगह मिल जाए उसके अंदर, रेस्टोरेंट में आप जाएँ, आपको वेटिंग पे खड़ा होना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब वक्ती प्रोपेगेंडे होते हैं। अच्छा ठीक है, और लोग आदी हो जाते हैं। ये भी इस बात को भी तस्लीम करें कि हर कारोबार, कोई भी कारोबार जो है वो सिवाय 1-2 कारोबारों के शायद वो घाटे में, वो मतलब पहले वाली बात नहीं रही है। मैं मतलब जिस कारोबार पे हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना बेशक मीडिया है मगर कारोबार तो है ना बहुत सारे लोगों का। खुद मीडिया की अगर देखें, मीडिया के अलावा इतने सारे कारोबार, मीडिया के अंदर खुद इतना बुरहान है कि जिस बंदे की तनख्वाह 10,000 थी उसको अभी 7,000 मिल रहे हैं, खुद पैसे कम होते जा रहे हैं। और इवन 2-3 महीने का क्या कि 5-8 महीने हो गए जी बजट का असर आम बंदे पे नहीं पड़ेगा, आम बंदे पे पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा, मजदूर पे नहीं कहा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पड़ेगा। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पड़ेगा। मैंने कहा वक्ती तौर के ऊपर सब पे महंगाई का बोझ आएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब पर बोझ उठा लेंगे। वो बोझ उठा लेंगे। ये कहा है कि भाई आम बंदा फ़हीम भाई नहीं उठा सकेगा, आम बंदे की मुश्किलात बढ़ेंगी। यहाँ पे गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसान क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ चुका है, बढ़ेगा क्या, क्राइम बढ़ चुका है। मोबाइल की चीनी और बाकी सारे छोटे से शहरों में देहातों में मोबाइल छीनी जा रही है, बाइक छीनी जा रही है, लोगों से पर्स छीने जा रहे हैं। आज से नहीं हो रहा, अभी से ये आज नहीं हो रहा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर हो गया। ठीक है, ये हर दफा मैं आपको बता दूं, भूख की प्याले मैं आपको बता दूं, हर ईद के नजदीक ये चीजें होती हैं, अपने बच्चे का हर ईद हर त्योहार के नजदीक ये चीजें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है, हर दफा बढ़ता है। ये सही कह रहे हैं, हर ईद के करीब तो ये होता ही है, मगर वो क्या है 70 साल का बिगाड़ है। इस 70 साल का बिगाड़ 70 साल का बिगाड़ 9 महीने में सही नहीं हो सकता। ये बात सच है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज यानी क्या कहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप 100 माले की बिल्डिंग को 1 सेकंड के अंदर डाउनफॉल कर सकते हैं, उसको डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई यानी मिसाल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि 100 माले की इमारत आप 1 दिन में क्या 1 महीने में या 1 साल में कंप्लीट कर लें। ऐसी मिसाल नहीं होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो बनाने में देर लगती है, मिटाने में देर नहीं लगती। तो करप्शन को ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सारे मामलात को ठीक करने में टाइम लगेगा, और हमें इस हुकूमत को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे कोई और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और ये ढील भी अवाम ने ही दी थी कि वो कभी सवाल नहीं किए थे और करप्शन होते रहे, हम उनको वोट देते रहे, और आज बेयर भी अवाम नहीं कर रहे। देखिए अवाम का शऊर देखें कि पहले लाहौर से जाती उमरा से नाश्ता हेलीकॉप्टर में इस्लामाबाद आता था, नाश्ता,
और आज प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ की वजह से बनी निगाला से अपने दफ्तर अगर वो हेलीकॉप्टर पर जा रहे तो उस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्यों जा सवाल रहे हेलीकॉप्टर पे नहीं था, सवाल 75 रुपए किलोमीटर पे था, 65 रुपए किलोमीटर पे, 55 रुपए किलोमीटर। खैर वो उनके तर्जुमान नहीं, एक सेकंड, मैं देखो दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सालाना $60 बिलियन आप कमा सकते हैं, लेकिन हुकूमत को क्या मिल रहा है पर एनम? सिर्फ 3 से 4 बिलियन आपको मिल रहे पर एनम। तो मुझे ये बताएं, क्या मुश्किल ये है कि एग्रीकल्चर टैक्स पे टैक्स हो ही नहीं पा रहा कि जितने भी हमारे, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, ये सारे लोग असेंबलियों में बैठे हुए। ठीक हो गया सर, ये अब बात हो गई। अभी ज़राअत की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि वक्त मेरे पास सिर्फ 2-2.5 मिनट है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका ताल्लुक सिंध से है और आप ज़राअत को के हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकें। ये बताइए कि जब ये हुकूमत आ रही थी तो इन्होंने ये कहा था कि हम ज़राअत के हवाले से हम बहुत ज़्यादा सहूलियात जो है ना वो फराहम करेंगे किसान को, जो काश्तकार हैं उन लोगों को, और ये ज़राअत की तरफ हम कोशिश करेंगे लोग आएँ। तो अभी तक कोई इसका काम हुआ? कोई बीज सस्ता हुआ, कोई टेक्नोलॉजी दी गई किसानों को, कोई इस तरह कोई काम हुआ? वैसे बताइए ज़रा। भाई ज़राअत पानी के हवाले ज़राअत पे वफाकी हुकूमत चाहे सूबाई हुकूमतों ने ऐलानात बड़े बड़े किए हैं। कोई बीज भी सस्ता नहीं हुआ, कोई खाद भी सस्ती नहीं हुई, कोई ज़मीन भी सस्ती नहीं हुई, और टैक्स भी सबसे ज़्यादा ज़राअत पे ज़मींदार देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम बड़े टैक्स भी देता है, ज़मीनों की टैक्स होती है, उसको जिसको हम ढल कहते हैं, आबियानो कहते हैं, वो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं देते, वो टैक्स वही टैक्स है जो रेवेन्यू वहाँ से जाता है, उसके बगैर नामुमकिन है कोई भी ऐसी चीज़। मगर उसको सहूलत किसान को नहीं है, जिसके पास अपनी ज़मीन है उसको कुछ तो दो दाने बच जाते हैं। जो खाली किसान है, जो मज़दूर है, जो किसी और की ज़मीन मुकाते पे या उसकी मजदूरी पे करता है, उसको इतना फायदा नहीं। हमें उसकी शॉर्टली बताइए किसान को कैसे फायदा हो सकता है? किसान को फायदा तब होगा जब हमारी सरकारी ज़मीनें जो बड़े बड़े लोगों ने कब्जा जमा के रखी हुई है, जैसे माजी की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो, जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत हो, खुद पीस पार्टी हुकूमत हो, तो उस तरह ज़मीनें दी गई है। मगर आज तक वो जो ज़मीनें दी गई है किसान को, वो भी उन गरीबों को नहीं मिली। वडेरा और जागीरदार वहाँ पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। वो गरीब को ज़मीन दी जाए, वो अपना हल चला के अपना गुजारा करे तो वो तरक्की कर सकता है। मगर वो ज़मीन सिर्फ नाम की उसके पास हो, जैसे बेनामी जायदादें हैं तो बेनामी ज़मीनें हैं बहुत सारे लोगों के नाम, वो भी हमें वापस करके, और सरकारी जो ज़मीनें जिन पे कब्ज़े हैं मुख्तलिफ सरकारी लोगों के ही, तो वो भी वापस होने चाहिए। उसमें अगर सिंध की बात की जाए, पंजाब में बात की जाए, तो यहाँ पे रिटायर्ड लोगों को इतनी ज़मीनें दी गई हैं, वो खुद गैरकानूनी तरीका है, वापस करके वो गरीब हारी किसान को, मज़दूर को दी जाए, तो उससे वो मज़दूर तरक्की करेगा। और हमारी और बड़ी अच्छी एक और बात है कि लाइव स्टॉक पे हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी है। हमारा जो लाइव स्टॉक है वो तरक्की कर रहा है। और जिस तरह अभी अगर 9 महीने में बात करें तो सबसे बड़ी जो तरक्की हुई है वो लाइव स्टॉक हुई है, उसके रेट बढ़े हैं, जो पॉजिटिव साइड है। जहाँ डॉलर और सोना महंगा हुआ है, तो वहाँ पे लाइव स्टॉक महंगे होने से आम गरीब का, जिसके पास बकरी थी, बैल थी, कोई जानवर था, तो वो महंगे होने से उसको 2 रुपये का अच्छा फ़ायदा हुआ है। जो तो ये अभी बकरीद आ रही है, इस पर भी उन्हें फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होगा। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ चुका है। थैंक यू सो मच, आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज हमने ज़रा हालात हाज़िरा पे नज़र डाली है, ज़रा बातचीत की, अपनी अपनी राय जो है ना हमने देखी। हमारी दुआ है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। और जब कोई मुश्किल हालात होते हैं तो किसी घर पे अगर मुश्किल वक्त आता है तो सारे घर वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब वो एक सारा वक्त गुजर जाता है तो फिर जो फ़ायदा है, जो फ्रूट जो है, वो जो छाँव जो है, वो भी उन्हीं घर वालों को ही मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम सोच रहे हैं ये सब कुछ वैसा ही हो और हमारे हक़ में बेहतर हो। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। कल तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।